हेलो बच्चों, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर प्रताप वर्मा और इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। इस टॉपिक से कूलम्स लॉ के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, सिंपल बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, राइट। सो इसमें आपको और किसी चीज़ की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बेसिक सिंपल बेसिक मैकेनिक्स और वेक्टर्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। और उसमें भी अगर आपको दिक्कत होती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज हर किसी चीज़ को मैं आराम से डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलने वाला हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, शुरुआत करने से पहले बस एक क्विक रिमाइंडर मैं आपको देता हूँ कि इस चैनल पे आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलता है जेईई मेन जेईई एडवांस के लिए। और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है जेईई की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो नोट्स हों, चाहे वो डीपीपीज हों, चाहे वो माइंड मैप्स हो, वो सब आपको बच्चों यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन है आपके साथ में वो इजी करने के लिए यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ आवर्स ऑन टेलीग्राम। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, क्लास के अपडेट्स मिलते रहते हैं, और सारा जैसे क्लासेस के नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल रहे होंगे, तो ये आप जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट देयर इज दिस हेल्पलाइन नंबर फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से। जो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी क्लियर कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैथमेटिकली सिमिलर फॉर्म लेता है या सिमिलर है मैथमेटिकली, ठीक है। बट हम देखेंगे कि सिमिलर लेवल ऑफ या सेम लेवल ऑफ फोर्स जनरेट करने के लिए ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा मास होने की जरूरत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव सपोज दीज टू सिनेरियोज, ठीक है, ये दोनों चीजों को हमें देखो कंपेयर करना है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इनफैक्ट दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और अभी हम बोलते हैं कि इनके ऊपर दोनों के ऊपर 1 कूलम का चार्ज है और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, R is equal to 1. So we are taking simple data so that we can compare the two cases easily. Okay. So एक तो ये सिचुएशन हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास में क्या है, मासेस हैं M1 एंड M2, और ये जो दोनों मासेस हैं बच्चों M1 एंड M2, इनका वैल्यू भी कितना कितना है, 1 kg एंड 1 kg। इनके बीच में भी सेपरेशन कितना है, 1 मीटर, राइट। यहां पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe निकालना है दोनों चार्जेस के बीच में। दोनों चार्जेस मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ही लिख रखे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दोनों के बीच में रिपल्शन का इस तरीके से फोर्स होगा, और मैग्नीट्यूड वाइज ऑब्वियसली दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम होगा, दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलॉन्ग ये होगा। दोनों पॉइंट चार्जेस की ही बात हो रही है, ध्यान से देखें। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही बताता है हमें कूलम्स लॉ के लिए, ठीक है। सो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जान करके हमने डेटा ऐसा लिया था कि ये सारी की सारी वैल्यू 1 आ गई, तो बचा केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू बच्चों हो जाती है कितनी, 9 × 10⁹ न्यूटन। दैट इज अ ह्यूज नंबर, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहां पे होगा वो लगाने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एफ जी, मैं इसको लिख देता हूं। तो एफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और फिर से हमने क्या किया, हमने डेटा ऐसा लिया कि M1 M2 और R स्क्वायर, ये जो सारा का सारा वैल्यू निकल करके आएगा वो 1 हो जाएगा, और उसके चलते अल्टीमेटली जो फोर्स की वैल्यू है वो कैपिटल जी के बराबर हो जाएगी। कैपिटल जी बच्चों इसमें और स्मॉल जी में कंफ्यूज ना हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, जिसकी रफली वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे, वो, और कैपिटल जी जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कैपिटल जी विच इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी हमें यहाँ पे जरूरत है। हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू है कैपिटल जी की वो काफी स्मॉल होती है,
roughly this value is 6.67 into 10 to the power minus 11 in SI system, right? SI system of units. और यूनिट तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो, देखो यहाँ से देखोगे यूनिट निकालने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर केजी स्क्वायर, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज द फॉलोइंग गाइस, कि इफ यू लुक एट दीज टू वैल्यूज विल गेट ए वेरी फेयर आइडिया. 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 बहुत छोटा नंबर है, दूसरी तरफ यहाँ पे 10 टू द पावर 9 बहुत बड़ा नंबर है. तो 1 kg के मास 1 मीटर से सेपरेटेड है, बहुत छोटा सा फोर्स उनके बीच में लग रहा होगा. 1 कूलम अगर चार्ज 1 मीटर से सेपरेटेड है तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स उसके बीच में लग रहा होगा. और अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं कि ओवरऑल किस ऑर्डर का रिलेशनशिप है, तो आप FE और FG इन दोनों का रेशियो एक बार निकाल करके देखिए. दिस बिकम्स इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 6.67 into 10 to the power minus 11, which is 9 by 6.67, 1 point something इसकी वैल्यू हो जाएगी into more importantly 10 to the power 20. इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है. इस ऑर्डर का इन दोनों का रेशियो है, ठीक है. तो अगर दो पार्टिकल्स हों जिनके मास 1 kg हो और उनके ऊपर चार्ज हो 1 कूलम, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 10 टू द पावर 20 टाइम्स लेसर होगा या 10 टू द पावर 20 टाइम्स वीकर होगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और ये क्वेश्चन देखो, एक तो ये कंपैरिजन तो हमें करा ही रहा है, ये क्वेश्चन हमें ये भी बता रहा है, और इसलिए भी एक तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है राइट इन द बिगनिंग, कि देखो भाई जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आपस में एक्ट कर रहे होंगे वहां पे नॉर्मल प्रॉब्लम्स में, डे टू डे प्रॉब्लम्स में हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात भी नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन masses are huge. अब देखो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी अगर आप लिखोगे तो कैसा लिखोगे, G कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो किसी एक मास की भी वैल्यू अगर काफी बड़ी हो गई और दूसरा रीजनेबली छोटा मास भी है तो भी चलेगा. फॉर एग्जांपल अगर आप सोच करके देखो, अगर हम बात करते हैं किसी अर्थ की एंड लेट्स से एक टेनिस बॉल की, तो इन दोनों के बीच में डिसेंटली सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, राइट. जो बॉल का वेट होगा उसको नीचे गिराने के लिए कैपेबल है. फॉर एग्जांपल मैं इस पेंसिल की बात करता हूं, तो ये पेंसिल गिर जाएगी बिकॉज ऑफ द वेट, बिकॉज ऑफ द फोर्स ड्यू टू अर्थ. तो दैट फोर्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज प्रोडक्ट के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है, ना कि इंडिविजुअल के मास के ऊपर केवल. तो एक मास बहुत बड़ा है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है, इसलिए फोर्स सिग्निफिकेंट है. तो आउट ऑफ द टू मासेस इन्वॉल्व कम से कम एक मास काफी बड़ा होना चाहिए, बहुत ह्यूज होना चाहिए, तब जाकर के ये फोर्सेस सिग्निफिकेंट होते हैं. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द अदर हैंड, छोटे छोटे चार्जेस या छोटे छोटे पॉइंट मासेस के ऊपर भी जो चार्जेस होंगे उनमें भी सिग्निफिकेंट फोर्स देखने को मिलेगा. और उसका मैथमेटिकल जो बेसिस है, रीजनिंग है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. तो दिस क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि किसको लेना है किसको छोड़ना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे करते हैं हम लोग बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हुए, ठीक है. देखिए, कंसिडर दिस सिचुएशन, मेरे पास में लेट्स से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एंड इमेजिन दिस कि मेरे पास एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज दूसरा है Q2. तो Q1 तो अपने ओरिजिन पे 0 0 पे रखा हुआ है और Q2 हमारा जो पॉइंट है इस तरीके से रखा हुआ है कि दिस एंगल हियर इज 30 डिग्रीज. ये डेटा हमको दिया हुआ है, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना. तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं 1, पॉइंट नंबर 1, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2. तो हमें ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस R12 जो है दैट इज इक्वल टू लेट्स से 2 मीटर्स. ये इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है. एंड अगर हम 1 से लेकर के 2 तक एक लाइन बनाते हैं तो वो 30 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है. तो यूजिंग दैट वी कैन इजीली
राइट द कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस पॉइंट एज वेल। तो ये डिस्टेंस हमारे पास में, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर्स है। तो उसका cos 30 कंपोनेंट देखेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, उसका sin 30 कंपोनेंट देखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी। ठीक है, सो अगर मैं देखता हूं cos 30 कंपोनेंट 2 cos 30 डिग्रीज, तो ये हो गया मेरा x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2 sin 30 डिग्रीज। अब sin 30 में पता है हाफ होता है, cos 30 √3/2 होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बने वो क्या हो गए, √3, 1, √3, 1, right? So these are nothing but the x coordinate and y coordinates for the point concerned. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम हो और Q2 की वैल्यू लेट से -3 माइक्रोकूलम हो, इस बार मैं एक चार्ज पॉजिटिव ले रहा हूं, एक नेगेटिव ले रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं Q2 पे जो लगने वाला फोर्स है, जो कि डेफिनेटली बच्चों कैसा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा इस बार। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को मैंने यहाँ पे शो किया वेक्टर फॉर्म में F21। तो मैं ये चाहता हूं कि इस F21 फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, है ना। तो आई वांट टू नो F21 वेक्टर फॉर्म में, इसलिए क्लियरली मैंने उसके ऊपर एरो शो किया कि आई वांट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि कई बार आपके साथ में ऐसा होगा कि कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएगी और बोला जाएगा कि वेक्टर फॉर्म में हमको आंसर चाहिए। मैंने आपको बताया था कि भाई 2 स्टेप में काम करना है। स्टेप 1 में अपन को क्या करना है, स्टेप 1 में केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। F21 का केवल मैग्नीट्यूड मैं यहां पे निकालूंगा, विच इज K Q1 Q2 अपॉन R², एज सिंपल एज दैट। और यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें दिया हुआ है कि वैक्यूम, देयर इज नो अदर मीडियम बट वैक्यूम। ये डेटा आप पुट करना शुरू कर दोगे, K की वैल्यू रखोगे, ये डेटा आप पुट करना शुरू कर दोगे, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 × 10⁻12, 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दिया आपने। और उसके बाद में डिवीजन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे R की वैल्यू हमने 2 मीटर ली हुई थी, तो ये हो जाएगा अपन का 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 9 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 9 × 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा फोर्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसको चाहे तो हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस बिकम्स इक्वल्स टू 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 13.5 × 10⁻³ न्यूटन। ये इतना फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकल गया और यहां तक का जो काम था वो आसान था। मैग्नीट्यूड तो हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ अप्लाई करके हमने निकाल लिया। अब दूसरी बात क्या है कि हमें यूनिट वेक्टर भी चाहिए इस फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वी कैन इजीली यूज बेसिक मैथमेटिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। हमें बेसिकली इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि हमारा फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो सिंपली ये हो सकता था यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कि ये एक्स एक्सिस मुझे पता है, ये वाई एक्सिस मुझे पता है, और ये जो डायरेक्शन है इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्रीज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस इंफॉर्मेशन को बस यूज करके मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूं जो यूनिट वेक्टर की वैल्यू होगी। यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ये बात हम पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। बट ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो बच्चों इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो पूरा का पूरा सॉल्व करके लिखा जाए तो ये हो जाएगा √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। एक तो तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो, एक और तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करो, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो। ये जो वेक्टर है इंस्टेड ऑफ 1 and 2 इफ आई से ये जो पॉइंट मेरे हैं इसको बोल देता हूं मैं कि ये पॉइंट ए है और ये वाला जो पॉइंट है जहां पे चार्ज बी है इसको बी बोल देता है। ठीक है, तो दैट इज द सिचुएशन। तो अपन बहुत इजीली वेक्टर ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर ए बी इज नथिंग बट इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 इटसेल्फ।
क्योंकि चार्ज 1 जो है या Q1 जो है अगर आप देखो तो वो तो केवल ओरिजिन पे, तो ये वेक्टर लिखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वेक्टर लिखने के लिए अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी √3 i कैप प्लस j कैप। सीधा सीधा बस मैंने कोऑर्डिनेट्स को यूज करके इस वेक्टर को लिख दिया। और अगर मुझे वेक्टर मिल गया है तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना भी आसान है। मैं इसको अगर आर कैप बोल रहा हूं तो आर कैप इज नथिंग बट इक्वल टू वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाई द मॉड ऑफ ए बी। और मॉड तो ऑब्वियसली कितना होगा 2 होगा, बिकॉज यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो हमें 2 दी हुई थी। तो अगर ऐसा अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई 2। तो अल्टीमेटली हमको सेम ही आंसर मिल गया है ना। मुझे यहाँ पे आर कैप निकालने का मैं दूसरा तरीका बोल रहा था, तो आर कैप इज नथिंग बट इक्वल टू √3 i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई 2। आर कैप निकलने के बाद आप बस ये समझने की कोशिश करो कि एज फार एज दिस फोर्स इज कंसर्न ये बस माइनस आर कैप की डायरेक्शन में है। तो मुझे कुछ नहीं करना, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, एफ वेक्टर नाम क्या दिया हुआ है हमने यहाँ पे इसको F21। तो F21 अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स 13.5 इंटू 10⁻⁻3, ये न्यूटन में हो गया, इंटू माइनस ऑफ आर कैप यानी कि माइनस ऑफ √3 i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट फाइनल आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ डू वी अप्रोच द प्रॉब्लम। इट इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बिल्कुल बेसिक वेक्टर्स आपको पता होगा तो आप काम कर लोगे। मैग्नीट्यूड अलग निकाल लो, यूनिट वेक्टर अलग निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू डू। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। लुक एट दिस क्वेश्चन। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं आपसे कि एक ये सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ के ऊपर यहां पे एक पॉइंट मास है ऑफ मास m एंड इसके ऊपर चार्ज है Q1। ठीक है, यहां पे दूसरी तरफ इसके सेंटर पे एक दूसरा चार्ज है Q2 अपनी जगह फिक्स्ड है। एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये वाला जो चार्ज है मास m का ये नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव और एक। अच्छा, एक छोटा सा नोट में यहाँ पे आपको दे रहा हूं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान एक्चुअली निकल करके आती हैं। देखो, एक सिंपल सी कन्वेंशन है बच्चों, ठीक है, एक सिंपल सी कन्वेंशन है, दैट इज कि अगर आपको चार्ज के पहले, जैसे सपोज मैंने बोला कि चार्ज क्यू है, कोई साइन नहीं लगाया हुआ है, तो इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर प्लस लगाया हुआ है तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, माइनस लगाया हुआ है तो इट मस्ट बी नेगेटिव। तो छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस में कई बार काम आ जाएगी। अगर कोई साइन नहीं लगाया हुआ है तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट स्पेसिफिकली आपको बताना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप साइन लगा के रखोगे। नाउ गाइस, ये चार्ज माइनस क्यू है जो कि इधर सर्कुलर मोशन में इस सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन है, ये जो डिस्टेंस है, ये r है, ये भी हमको गिवन है। तो Q1 Q2 हमको गिवन है, मास हमको गिवन है, और किस रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ये भी हमको गिवन है। ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, r Q1 Q2, दिस इज गिवन टू अस। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि अगर इस सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल घूम रहा है तो पहली बात, इस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा घूमने के लिए ऐसा। इसका दूसरा क्वेश्चन, एंगुलर स्पीड क्या होगा। एंड तीसरा क्वेश्चन, इसका टाइम पीरियड कितना होगा रेवोल्यूशन का। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए इसको टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा, तीन चीजें हमको बतानी है। ठीक है, वेल, बिफोर वी स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, द फंडामेंटल थिंग वी हैव टू answer here or fundamental thing we have to think about is the following, कि चार्जेस जो हमारे हैं ये Q1 और Q2, इनके बीच में लगने वाला फोर्स हम कैसे अकाउंट करें। देखिए, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो ये रेडियल लाइन है, तो इस रेडियल लाइन के अलोंग इन दोनों के ऊपर फोर्स लगने वाला है। तो द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज गोइंग टू बी एक्टिंग लाइक दिस। Q2 अपनी जगह फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो मुझे अभी इसकी टेंशन नहीं है,
मुझे जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसकी टेंशन है, तो उसके ऊपर बच्चों ये वाला फोर्स लग रहा होगा, मैं इस फोर्स को यहां पे F बोल दे रहा हूं। तो एज फार एज दिस फोर्स इज कंसर्न्ड, दिस फोर्स F कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 फोर्सेस हैं, चार्जेस हैं, डिस्टेंस हमें दे रखी है, इतनी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, और मैं यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि आपने चार्ज का साइन क्यों नहीं रखा। अरे यार, चार्ज का साइन जो है वो बस अल्टीमेटली तुम्हें ये बताएगा कि फोर्स रिपल्शन का था, अट्रैक्शन का था, कैसा था। व्हाट वी जनरली डू इज, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, मैग्नीट्यूड अलग निकाल लो, डायरेक्शन अलग देख लो, एंड यू आर क्लियर अबाउट द फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्स का बच्चों मैग्नीट्यूड ही हो जाएगा। एक सवाल आपके दिमाग में यहाँ पे उठ सकता है, बहुत कॉमन सवाल है, वो ये कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं, एक तो फिक्स है लेकिन दूसरा फिक्स नहीं है, तो यहां पे फिर आपने कूलम्स लॉ क्यों लगा दिया। वेल, यहां पे दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, दोनों के बीच में पहली बात तो रिलेटिव जो सेपरेशन है, जो दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, नंबर वन। ठीक है, और नंबर टू, अगर बहुत ज्यादा हाई स्पीड्स इन्वॉल्व नहीं है तो भी हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं मूविंग चार्जेस के लिए भी, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग टू मच ऑफ एरर। हालांकि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग स्टैटिक चार्जेस के लिए ही हमें उसे लगाना चाहिए। सो द फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस मच। मैंने कूलम्स लॉ ही अप्लाई करके दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स था उस फोर्स को मैंने निकाल लिया, और फिर मैं कहूंगा कि देखो, ये फोर्स रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन के लिए। बच्चों, हमें ये पता है, हम बेसिक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि सर्कुलर मोशन होने के लिए पार्टिकल पे एक रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, जो कि हमेशा पार्टिकल के लिए टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, और यहाँ पे ये रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स कूलम अट्रैक्शन से मिलेगा, और इसलिए मैं कहूंगा कि दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। So using this relationship I can actually calculate the value of v। तो अगर स्पीड v हमें कैलकुलेट करनी है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 Q2 r, एक पावर यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है, तो इसका एक पावर यहाँ पे कट जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो v स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। m विल गो इन द डिनोमिनेटर, ये v स्क्वायर की वैल्यू होगी और ये v की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब v तो हमने कैलकुलेट कर लिया। v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। v इज इक्वल टू होता है हमारे पास r ओमेगा, तो मैं बड़े इजीली यहां पे ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकता हूं। v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू v, और v की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी ही है, अंडर रूट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड, 2 पाई r डिवाइडेड बाई v, या 2 पाई बाई ओमेगा, isn't it? तो सर्कुलर मोशन में घूमते हुए अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी पता है तो 2 पाई बाई ओमेगा करके हम टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m डिवाइडेड बाई Q1 Q2, ओमेगा से हम डिवाइड कर रहे हैं तो r यहाँ पे ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि जब मैंने कूलम्स लॉ पढ़ाना शुरू किया, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाना शुरू किया, मैंने आपसे कहा कि भाई दो चीज़ें जरूर रिवाइज कर लेना फिजिक्स में अगर आपको कंफर्टेबल फील करना है। दैट इज, आपको बेसिक वेक्टर्स में परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, और दूसरा बेसिक मैकेनिक्स। बहुत तगड़े तगड़े सवाल आपको नहीं बन रहे चलेगा, लेकिन बेसिक मैकेनिक्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो 12th की फिजिक्स में बच्चों बार बार आपको काम आएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद में इस पर्टिकुलर वीडियो को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे, या इक्विलिब्रियम के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। राइट, तो कंसिडर दिस प्रॉब्लम in which I have these two balls and the separation between them is, let's say, r naught.
the charge on this one is plus q, the charge on this one is also plus q, and then there is a third ball, the charge on this one is 0 initially. ठीक है, this is the situation. All these balls are identical. All these balls are made of conductors. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है. This is given. All the balls are identical. All the balls are conductors or basically made of metals or conductors. And initially, this is the situation for charge. This is the separation they have. ठीक है. So, in this scenario, the question is the following. अगर हम इस सिनेरियो को चेंज कर दें और इस सिनेरियो को चेंज करके हम कहें कि अब जो है हमने क्या किया, बॉल नंबर, इनको नाम भी दे देते हैं, इसको बॉल को बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी. तो स्टेटमेंट गोज समथिंग लाइक दिस. ए एंड सी आर टच्ड and then C is placed midway between A and B. ठीक है, ये हमसे काम करवाया जा रहा है और हमें करना क्या है, फोर्स की वैल्यू जो इनिशियल थी, हमें निकालना क्या है, फोर्स की वैल्यू जो इनिशियल थी डिवाइडेड बाय फोर्स की वैल्यू जो फाइनल थी. किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में. ये हमें कैलकुलेट करना है रेशियो. ये हमारा क्वेश्चन है. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. दो बॉल्स हैं, आइडेंटिकल है, उनके ऊपर चार्ज है, तीसरे के ऊपर नहीं है, सारे के सारे कंडक्टर्स हैं. इनिशियल उनका बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, कुछ इनिशियल उनके बीच में फोर्स होगा. तो इनिशियल फोर्स कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है. इनिशियल फोर्स में तो कुछ काम है ही नहीं. तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, F initial between the balls A and B before anything else is done, so that is simply equal to K Q1 Q2. Value for both of them is Q, so Q square हो जाएगा अपॉन कितना, R0 स्क्वायर. सेपरेशन दोनों के बीच में R0 दिया हुआ था. फिर हमें स्टेटमेंट क्या दिया गया कि अब हम क्या करेंगे, A और C को आपस में टच करेंगे. टच करने के बाद क्या करेंगे, ए और बी के बिल्कुल मिडवे बीच में रख देंगे. ऐसा होगा. इसको अपन यहां पे रखने वाले हैं मिड, और इनको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे. छोटी बॉल्स हैं, मतलब सेपरेशन के कंपैरिजन में उनका जो साइज है वो काफी स्मॉल है. हालांकि यहां पे ड्रॉ करके मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया हुआ है. तो इस टाइप की सिचुएशन मान लिया हमको दी हुई है. तो ये हमें फॉलो करना है कि इससे होगा क्या. अब देखो, मुझे ए और सी को टच करना है. तो बच्चों जब ए और सी को मैं टच करूंगा तो टू स्टार्ट विद ए के ऊपर चार्ज था Q और सी के ऊपर चार्ज था 0, लेकिन दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों कंडक्टर्स हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा दोनों के बीच में, कंडक्शन होगा. हमने चैप्टर के शुरुआत में मेथड्स ऑफ चार्जिंग वाला जो फंडा था वो सब हमने पढ़ा था, और उसमें कहा था कि चार्जिंग का एक मेथड क्या होता है, कंडक्शन. कब पॉसिबल है, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में कंडक्शन, जिनके बीच में चार्जेस का फ्लो होना है, जिनकी चार्जिंग होनी है, वो दोनों कंडक्टर्स हों. ठीक है, तब ये मेथड काम करता है. ऑलराइट, सो यहां पे क्या होने वाला है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में चार्जेस का फ्लो हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा. और क्योंकि दोनों कंडक्टर्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों के बीच में चार्ज इक्वल डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा. ये एक हो गया, ये एक बॉल हो गया, दिस इज ए, दिस इज सी. और नई सिचुएशन में इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, Q/2, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, Q/2. ठीक है. सो इन दिस न्यू सिनेरियो जो हमें दिया गया है कुछ ऐसा होगा. दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी. सेपरेशन R0/2, separation R0/2, charges Q/2, Q/2 and Q. These are the charges. अब देखो, A के बीच और B के बीच में फोर्स लगेगा, उसको मैं बोल दे रहा हूं F1. रिपल्शन ही होगा, अभी भी लाइक चार्जेस ही हैं. C के बीच में और
बच्चों सी के बीच में और बी के बीच में भी फोर्स लगेगा और ये भी रिपल्शन का ही होगा, उस फोर्स को मैं यहां बोल दे रहा हूं F2। दोनों रिपल्सिव फोर्सेज हैं और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ में ऐड होंगे। इनफैक्ट विद दिस क्वेश्चन आई हैव काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑल्सो। इंट्यूटिवली ये बात आप यहां पे समझ सकते हो कि यार ऐसा होना तो चाहिए, है ना। ए और बी के बीच में फोर्स लगना चाहिए क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों के ऊपर चार्जेस हैं, दोनों में कुछ सेपरेशन है, कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। फिर सी और बी के बीच में फोर्स लगना चाहिए फॉर द सेम लॉजिक। एंड देन अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज उनका एडिशन हो जाना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज, है ना। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल में बातें करेंगे और इससे रिलेटेड और काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सबका वेक्टर सम करने से हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। या इन अदर वर्ड्स, दो चार्जेस के पेयर के बीच में लगने वाले फोर्स का बाकी और चार्जेस के साथ लगने वाले फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब देखिए F1 प्लस F2, ये दोनों फोर्सेस को मैं यहां पे ऐड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखते हैं F1 कितना होगा। F1 होगा बच्चों, ध्यान से देखें, K Q1 Q2 Q1 Q2, एक पे Q/2 चार्ज है, दूसरे पे Q चार्ज है। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है, R0, तो R0 स्क्वायर हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास में क्या है, F2 है, ठीक है। तो F2 में क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, फिर से देखो चार्जेस उतने ही हैं, एक पे Q एक पे Q/2, लेकिन डिस्टेंस इस बार क्या हो जाएगी, R0/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो R0 स्क्वायर बाई 4 आएगा, तो 4 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एंड सिंप्लीफाई करने से मुझे जो वैल्यू मिल जा रही है वो मिल जा रही है, सिंप्लीफिकेशन से मुझे एक वैल्यू मिल रही है KQ²/2, ये तो रहेगा ही रहेगा, KQ²/2 यानी कि 1/2 का फैक्टर तो यहां पे आ गया। एंड देन R0 स्क्वायर, यहां पे R0 स्क्वायर है, इधर क्या है, KQ0 स्क्वायर, हाफ का फैक्टर, एंड ये हो गया R0 स्क्वायर और ये अपना हो गया 4। तो अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पे देखो, KQ² by R0 square, and again half factor also, I get 1 plus 4. So this is what I get, 5 times of KQ0 square, or KQ square बोलना चाहिए because charge was Q square only, divided by 2 R0 square. So this becomes the total force actually acting on B. तो हमने दोनों फोर्सेस को अलग अलग कैलकुलेट किया, दोनों में रिपल्शन ही था, सेम डायरेक्शन थी, उनका वेक्टर एडिशन कर दिया, यहाँ पे Q²/2 आया, K का फैक्टर है ही R0 स्क्वायर और 4 का फैक्टर चला गया ऊपर, तो ये KQ²/R0 स्क्वायर हाफ फैक्टर मींस दैट 1 plus 4 is also there, this is the final value. अब इतना करके हमें अचीव करना क्या था, अल्टीमेटली हमें ये रेशियो निकालना था बच्चों, हमें ये रेशियो कैलकुलेट करना था। तो फाइनल फोर्स इज 5 times of KQ square divided by 2 R0 square, ये हमारा फाइनल फोर्स है। इनफैक्ट जस्ट इसका उल्टा रेशियो हमें निकालना है, तो आई हैव टू राइट द इनिशियल फोर्स फर्स्ट। इनिशियल वैल्यू तो काफी आसान थी, KQ²/R0 स्क्वायर हमारा वैल्यू था। फाइनल कितना आया, 5 times of KQ²/2 R0 square. This is what you get. KQ²/R0 square obviously cancels out. This value becomes 2 divided by 5. तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है और ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर आ जाएगा कि फाइनल और इनिशियल और फाइनल फोर्सेस का क्या रेशियो है। हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज किए, कूलम्स लॉ यूज किया, थोड़ा सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी इंट्रोड्यूस हो गया आपके साथ में। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अचीव इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड वी हैव डन दैट। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू वंस मोर कि किसी भी क्वेरी के लिए बच्चों आप ये हेल्पलाइन नंबर हमारा यूज कर सकते हो एंड इसको यूज करके आप अपनी क्वेरीज सारी की सारी सेटिस्फाई करा सकते हो, ठीक है। Other than that, if you liked the video, the content of it, please do like the video, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you very much.
See you in the next video.